देखिए कैल्साइट क्रिस्टल है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उससे रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निकोल प्रिज्म। कैल्साइट क्रिस्टल शॉर्ट में आ सकता है। देखिए कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3 उसका स्ट्रक्चर होता है। कैल्साइट क्रिस्टल का केमिकल स्ट्रक्चर जो है CaCO3, ठीक है, या बोलते हैं हाइड्रेटेड CaCO3, ठीक है। और कैल्साइट क्रिस्टल जो है नेचुरल वे में, वैसे तो कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, पर नेचुरल वे में जब उसे आप कटिंग करके अरेंज करते हो तो रैम्बोहेड्रॉन बनाता है। अब तुम कहोगे रैम्बोहेड्रॉन क्या होता है, कि एक रैम्बोहेड्रॉन 6 पैरेललोग्राम से बनेगा। रैम्बोहेड्रॉन इज फॉर्म्ड बाय 6 पैरेललोग्राम। तो देखिए कैल्साइट क्रिस्टल is a colorless and transparent substance। कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है। कैल्साइट क्रिस्टल जो है इसका दूसरा नाम आइसलैंड स्पार है। आइसलैंड में जो बर्फ ठंडक रहती है, जो टेम्परेचर रहता है, उससे बर्फ से के थ्रू, मतलब बर्फ मतलब वाटर, उसके थ्रू, ठीक है, कैल्शियम का वाटर के साथ वो बॉन्डिंग होकर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हाइड्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है। तो देखिए कैल्साइट क्रिस्टल इज ए हाइड्रेटेड CaCO3, हाइड्रेटेड CaCO3, हाइड्रेटेड CaCO3, हाइड्रेटेड CaCO3। कैल्साइट क्रिस्टल आइसलैंड में मिलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आइसलैंड स्पार। कैल्साइट क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड इन आइसलैंड so that it is also known as Iceland स्पार। अब पता चला, एक शॉर्ट में क्वेश्चन लिख के आ गया कि डिस्क्राइब आइसलैंड स्पार, तो वो कैल्साइट, यही आपका CaCO3। एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है तो एक आधा ऑब्जेक्टिव जरूर आपको मिलेगा। अब क्या होता है, कैल्साइट क्रिस्टल रैम्बोहेड्रॉन फॉर्म बनाता है, ठीक है। जब इसको आप रिड्यूस करते हो, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हो, ठीक है, रिड्यूस करके मतलब जो नेचुरल फॉर्म जो बनेगा वो रैम्बोहेड्रॉन बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैल्साइट क्रिस्टल इज रिड्यूस्ड इनटू रैम्बोहेड्रॉन। ये रिड्यूस करके रैम्बोहेड्रॉन बनाता है। रैम्बोहेड्रॉन वो होता है जिसमें 6 पैरेललोग्राम हो, ठीक है, और उनके जो पैरेललोग्राम का एंगल अलग अलग हो,
102 और 78। तो ये रैम्बोहेड्रॉन ये पैरेललोग्राम होता है। जिसका ये एंगल हो गया 102, तो ऑब्वियसली ये 78। ये हो गया 102, तो ऑब्वियसली ये 78। ठीक है, ऐसे भाई टोटल तो 180 रहेगा, तो ये 102 और ये 78। जिधर ज़्यादा लग रहा है वो 102 कर लो, और जिधर कम लग रहा है वो 78। ऑब्वियसली ये कम लग रहा है तो 78, और ये ज़्यादा लग रहा है 102। तो ऐसे 6 पैरेललोग्राम से, ठीक है, बनता है आपका कैल्साइट। ये 2 टॉपिक थोड़े से टिपिकल है, फिर इजी आ जाएगा। एक ये कैल्साइट क्रिस्टल, भाई केमिस्ट्री टाइप का स्ट्रक्चरल बताना पड़ेगा तो थोड़े से टफ हो ही जाएंगे, तो जबकि हम बहुत सरल लिखवा रहे तब भी बहुत, ठीक है। तो कैल्साइट क्रिस्टल का थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, और निकाल को तो हम अभी कोशिश करेंगे, पर उसका स्ट्रक्चरल जब बताएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेंटली मेकअप होना चाहिए कि हम थोड़ा सा टफ जब हम स्ट्रक्चरल चीज़ें किसी की भी बताते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टफ हो ही जाता है। तो ये आपको हम सरल लिखवा दे रहे हैं, पर एंगल ना बदल सकते हो ना इस फॉर्म बदल सकते हैं। तो कैल्साइट क्रिस्टल को जैसे आपने रिड्यूस किया, उसके फॉर्म में लाए, तो वो बनता है रैम्बोहेड्रॉन। तो तुम कहोगे रैम्बोहेड्रॉन क्या है? जो 6 पैरेललोग्राम से बने। जैसे ये रूम है, इसमें ये 2 और ये 2। अब ये रूम ऐसा ना हो कि ऐसे तिरछा टाइप का हो जाए, तो वो रैम्बोहेड्रॉन, ठीक है। तो ये रूम आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके एंगल अगर इस टाइप से बदल जाएंगे तो वो साइड्स हो जाएंगी पैरेललोग्राम, और जो बनेगा वो है रैम्बोहेड्रॉन। तो वो जब रैम्बोहेड्रॉन, तो ये है आपका पैरेललोग्राम, तो लिख दे रहे हैं रैम्बोहेड्रॉन इज फॉर्म्ड by 6 पैरेललोग्राम। 6 पैरेललोग्राम, ये है आपका पैरेललोग्राम, ये है आपका पैरेललोग्राम। रैम्बोहेड्रॉन इज फॉर्म्ड बाय 6 पैरेललोग्राम। अब जरा हम बनाने जा रहे हैं 6 पैरेललोग्राम से। अब वही तिरछा टाइप का हम बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसा ABCDEFG, ठीक है। एक ये रह गया H, ये थोड़ा तिरछा टाइप का। ये रूम जो हो पूरा ऐसा तिरछा हो जाए, और इसमें सब एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। एक एंगल पता चला 102 बनने लगे, एक 78, फिर वो वाला 102, वो 78, ऐसा बनने लगे। तो वो, और ये ध्यान रखिएगा उसमें 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो हमने क्या किया, 102 है तो इसके सामने 78, चाहे इधर से जोड़ो तो 180 होना चाहिए। इधर 102 है, इधर जोड़ा 78, ठीक है। इधर 102 है, इधर जोड़ा 78, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका थोड़ा हम ज़्यादा तिरछा बन गया, फिर भी ठीक है, थोड़ा कम तिरछा बनना, ऐसा बनता नहीं तो बिल्कुल क्यूब दिखेगा। अगर हम थोड़ा तिरछा नहीं करेंगे तो क्यूब। ये बनता है रैम्बोहेड्रॉन। रैम्बोहेड्रॉन में क्या होता है कि 2 कॉर्नर ऐसे होते हैं जिसके, तो तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, और एक पढ़ा होगा एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूस जो होते हैं एंगल ग्रेटर देन 90 होते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो ग्रेटर देन 90 होते हैं, गलत तो नहीं बता रहे हैं। एक्यूट होते हैं वो स्मॉलर देन 90। कुछ नाम में
यही पढ़ा है ना, जिनकी एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है वो ऑब्ट्यूस है, और जिनके एंगल की वैल्यू आपके स्मॉलर देन 90 होती है वो एक्यूट है। तो इस रैम्बोहाइड्रॉन में कोई भी दो कॉर्नर ऐसे बनते हैं जिनके एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है, दो कॉर्नर, ठीक है। 102 के भाई इसमें 102, अब मान लो कोई अदर क्रिस्टल भी लोगे तो कोई दो कॉर्नर वहाँ भी बन सकते हैं जहाँ पर एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो, ठीक। कुछ अंतर भी आ सकता है ना किसी, तो ये वाला ये कॉर्नर है, इसका ये एंगल 102 है, ये वाला देखने में नहीं लग रहा है, अब जो साइड है उसमें ये वाला एंगल भी 102 है, और ये ऊपर वाला साइड भाई एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। तो ये जो तीसरा एंगल है जो ऊपर वाला वो भी 102, 102, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि ये कॉर्नर पे बना तो इधर नीचे भी होगा, ठीक है। तो इधर भी ये एंगल 102, ये एंगल 102 और ये वाला एंगल भी 102, तीन एंगल 102। वो फिगर में सही क्लियर आएगा क्योंकि हम तिरछा बना रहे हैं तो उसलिए फिगर में लगेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए एक ऐसा कॉर्नर, दो ऐसे कॉर्नर बनते हैं जिनके एंगल, तीनों एंगल ग्रेटर देन 90 होते हैं या ऑब्ट्यूस होते हैं, ठीक है। इस केस में 102 होते हैं, तो उस कॉर्नर को कहते हैं ब्लंट कॉर्नर, BLUNT, ब्लंट कॉर्नर। क्या कहते हैं? ब्लंट कॉर्नर, BLUNT, ब्लंट कॉर्नर। देखिए इन rhombohedron there are two corners, दो कॉर्नर्स होते हैं, there are two corners whose all three angles are obtuse, all three angles are obtuse, ठीक है, greater than 90, ठीक है। all three angles are obtuse, ठीक है। ये 102 obtuse या ये इस केस में 102 are known as blunt corner, are known as blunt corner, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लंट कॉर्नर। जिसके तीनों एंगल ग्रेटर देन 90 होते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्लंट कॉर्नर, ठीक है। तो अंशिका तुम्हारा नोट्स पूरा है? अच्छा, नोट कर लो। देखिए कैल्साइट क्रिस्टल इज ए कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। एक बार, कैल्साइट क्रिस्टल कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। कैल्साइट क्रिस्टल कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। कैल्साइट क्रिस्टल हाइड्रेटेड CaCO3 होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्साइट क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड इन आइसलैंड, ये आइसलैंड में मिलता है, वहाँ का टेम्परेचर ऐसा रहता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आइसलैंड में मिलेगा, तो इसे हम आइसलैंड स्पार भी बोलते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल को जब हम रिड्यूस करते हैं, मतलब उसका अपने अकॉर्डिंग
उसका फॉर्म जब हम देखते हैं तो वो क्या बनेगा, रैम्बोहेड्रॉन। जैसे नमक होता है, वो तो हम लोग पीस देते हैं, पिसा हुआ नमक। अगर नमक का फॉर्म लाइए तो छोटे से छोटा टुकड़ा भी NaCl होता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्यूबिकल फॉर्म होता है। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा तिरछा टाइप का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, रैम्बोहेड्रॉन बनाता है। रैम्बोहेड्रॉन वो है जिसमें 6 पैरेललोग्राम होते हैं, और उस पैरेललोग्राम के एंगल्स जो है 102 और 78। ठीक है, 102 और 78, 102 और 7। देखिए 102 यहाँ बना तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट बनेगा 102। ये वाला 102 तो नीचे वाला 78, ये 102 तो ये 78, ये 102 तो ये 7। तो वो आपको मालूम हो, कहीं भी कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को जोड़ोगे तो 180 बनेगा। ठीक है, रैम्बोहेड्रॉन इज फॉर्म्ड बाई 6 पैरेललोग्राम। रैम्बोहेड्रॉन बनता है 6 पैरेललोग्राम पर। ठीक है, 6 पैरेललोग्राम से बनेगा। इन रैम्बोहेड्रॉन देयर आर 2 कॉर्नर्स, यहाँ 2 कॉर्नर्स हैं। देयर आर 2 कॉर्नर्स whose all 3 angles are obtuse, जिसके तीनों एंगल ऑब्ट्यूस होंगे, 102 ग्रेटर देन 90 होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, ब्लुएंट कॉर्नर। तो ये वाला कॉर्नर आपका ब्लुएंट बन रहा है, ब्लंट कॉर्नर, सॉरी, ये वाला कॉर्नर भी ब्लंट कॉर्नर। वो ऑब्वियसली जैसे ये वाला कॉर्नर बना 102, 102, 100, तो उधर वाला बनेगा उसके बिल्कुल अपोजिट, ड्रामेटिकली अपोजिट, डायगोनल के अकॉर्डिंग अपोजिट वहाँ जाएगा वो वाला कॉर्नर। ये रूम का ये वाला बना तो उस रूम का उधर, अगर ये वाला बनेगा तो उधर वाला बनेगा, तो वो बिल्कुल डायगोनली अपोजिट ही जा पाएगा, हो ही सकता है। तो अगर तुमने ये वाला माना तो उधर वो नीचे वाला, अगर तुमने ये वाला माना तो वो, इस तरीके से डायगोनली अपोजिट ही जाएगा। बना के आप देख लीजिए, सबसे फेसेस के एंगल बनाइए तो आपका यही होगा। भाई 3 यहाँ मिल रहे हैं, 102, 102, 102। अब इधर 102 हुआ तो ऑब्वियसली उधर 78। ठीक है, इधर 102 हुआ तो इधर 78। तो उस तरह आप देखेंगे तो बिल्कुल अपोजिट ही जाएगा, वो डायगोनली अपोजिट जाएगा। अब आपको बता दें, आप क्रिस्टल पढ़ रहे हो तो ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस वो लाइन होती है जहाँ पे लाइट विदाउट डेविएट करे मूव कर जाए। ठीक है, तो हर क्रिस्टल में एक उसकी ऑप्टिक एक्सिस होती है, उधर लाइट रेज बिल्कुल एज इट इज बिना कुछ हुए निकल जाएगी। जैसे आप ये पढ़ रहे हो डबल रिफ्रैक्शन, तो अगर आपकी ऑप्टिक एक्सिस होगी तो वहाँ पे कोई डबल रिफ्रैक्ट, वहाँ रेज सीधी चली जाएगी विदाउट डेविएशन। तो यहाँ पर एक लाइन होती है जो कॉर्नर से पास करती है, कॉर्नर से पास करती है, ब्लंट कॉर्नर से, और तीनों फेसेस से सेम एंगल। ए लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द ब्लंट कॉर्नर, कोई भी ब्लंट कॉर्नर से पास कर रही है, और इस वाले फेस से भी सेम एंगल बना रही है, इस वाले फेस से भी सेम एंगल बना रही है, इस वाले फेस से भी सेम एंगल बना रही है, या तीनों एजेस से सेम एंगल बनाती है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, तो यही लिख रहे हैं, 7th पॉइंट है। अभी तुमको क्या नाम है, हम भूल गए, नाम बताओ। अनुराग और प्रियांशु अभी तुमको थोड़ा बता देंगे। अभी ये वाला स्ट्रक्चरल पढ़ लो बस। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपने सुनी ही होंगी। ऑप्टिक एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष। प्रकाशिक अक्ष हर क्रिस्टल में होती है, और वो ऑप्टिक एक्सिस जो होती है उसके अलोंग अगर कोई रे पास हो रही है तो बिना डेविएशन के पास होती है। तो इस क्रिस्टल में भी ऑप्टिक एक्सिस होगी, और वो ऑप्टिक एक्सिस किसी भी ब्लंट कॉर्नर से पास होगी। ठीक है, तो देखिए, ए लाइन passing through any blunt corner
कार्नर, ए लाइन पासिंग थ्रू एनी ब्लंट कार्नर, किसी भी ब्लंट कार्नर, दो ही कार्नर है, कोई भी एक ब्लंट कार्नर, एनी ब्लंट कार्नर, एंड फॉर्मिंग द सेम एंगल with all three faces and forming the same angle with all three faces, तीनों फेसेस, मतलब जैसे ये कॉर्नर से पास हुई, इस वाले फेस से, इस वाले फेस से, इस वाले फेस से बिल्कुल बराबर बराबर एंगल बनाती है। ए लाइन पासिंग थ्रू any blunt corner and forming the same angle with all three faces is known as optic axis। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक एक्सिस। इज नोन एज ऑप्टिक एक्सिस। ये लैंग्वेज जब दी जाती है तो बोल देते हैं लाइन, तो ऑप्टिक एक्सिस एक डायरेक्शन है, लाइन है नहीं, ये ना समझिएगा। ऑप्टिक एक्सिस इज ए डायरेक्शन, नॉट ए लाइन। लैंग्वेज में बोला जाता है तो लाइन नहीं है। क्या आप सोचेंगे एक लाइन क्रिस्टल में दिखेगी तो वो एक डायरेक्शन मानी जाती, वो होती डायरेक्शन है। पर जब भी डेफिनेशन दी जाएगी तो ऑप्टिक एक्सिस क्या है? एक लाइन पास कर रही है किसी भी ब्लंट कॉर्नर से और तीनों फेसेस से सेम एंगल बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक एक्सिस। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं नीतीश? समझ में नहीं आ रहा है? बताओ। ये इतना आपको कैल्साइट क्रिस्टल में लिखना है। कैल्साइट क्रिस्टल जब शॉर्ट में आएगा तो ये इतना आपको लिखना है, ठीक है? बल्कि 2-3 पॉइंट आपके खुद ही कम हो जाएंगे, ठीक है? तो इतना सिर्फ आपको लिखना है। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है, कैल्साइट क्रिस्टल कलरलेस है, ठीक है? कैल्साइट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर CaCO3 है, हाइड्रेटेड CaCO3, ठीक है? यहाँ से पॉइंट टफ हुए, चौथा पॉइंट से कैल्साइट क्रिस्टल रिड्यूस करके रेम्बो हाइड्रॉन का फॉर्म बनाता है। क्या फॉर्म बनाता है? रेम्बो हाइड्रॉन। याद करना है, रेम्बो हाइड्रॉन बनाता है। रेम्बो हाइड्रॉन क्या होता है? जो 6 पैरेललोग्राम से बने, तो जिसमें 6 पैरेललोग्राम हो उसे कहते हैं रेम्बो हाइड्रॉन। तो ये रेम्बो हाइड्रॉन बनाता है जिसमें 6 पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल 102 और 78 है। 102 और 78 है। 102, 78, 102, 78 ये इसके आपके एंगल्स हैं, मतलब करस्पॉन्ड। तो वो बनता जाके पैरेललोग्राम से रेम्बो हाइड्रॉन। रेम्बो हाइड्रॉन में आपके डायमीट्रिकली अपोजिट, देखिए एक ये कॉर्नर, यहाँ पे हो सकता है कि तीनों एंगल सेम हो जाए, या यहाँ हो सकता है या यहाँ, मतलब कोई भी कॉर्नर पर हो सकता है कि तीनों एंगल सेम हो जाए। तो जिस जगह पर तीनों एंगल सेम मतलब 102 हो जाएंगे, ग्रेटर देन 90, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्लंट कॉर्नर, BLUNT, ब्लंट कॉर्नर, ठीक है? ब्लंट कॉर्नर से जब कोई लाइन पास करे और वो तीनों, ये लाइन यहाँ से पास करी, इस वाले फेस से, इस वाले फेस से और इस वाले फेज, ये फेज है, ये तीनों फेजेस से, मतलब पैरेललोग्राम से तीनों फेसेस, भाई तीन, एक कॉर्नर पर 3 मिलेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है? तीनों फेस से बराबर बराबर अगर एंगल बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक एक्सिस। ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस। ए लाइन पासिंग थ्रू एनी ब्लंट कॉर्नर, दो में से, दोनों से नहीं पास करी, कोई एक से, एनी ब्लंट कॉर्नर एंड फॉर्मिंग द सेम एंगल विथ ऑल 3 फेसेस, और बना रही है
बराबर बराबर एंगल तीनों फेसेस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, दो ब्लंट बनेंगे, बना के देख लो। तुम क्या करो, जैसे हमने ये बनाया 102 और 78 का फॉर्मेशन सब पूरे बनाओ 6 में, तो दो ही कॉर्नर बन के देखेंगे, बना के देख लो। मतलब एंगल ये बनाओ 102 78 102 78, ऐसे आप मान लीजिए यहाँ बनाया हमने, ये वाला 102 था, ये 78 था, ये 78 था, ये 102। ठीक है, ऊपर वाले में बनाया 102, वो वाला 78। ठीक है, 102 के उधर वाला 78, वो वाला 102। ठीक है, फिर ऐसी तरीके से इसमें बनाया, तो कहीं पर कोई भी दो कॉर्नर ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि 102 वाला ये मिल गया, 102 वाला ये मिल गया, 102 वाला ये बन गया, तो तीनों एंगल क्या हो गए, फिगर में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम तिरछा बना रहे हैं ना, वो इधर ये भाई ऐसा तिरछा है, ये इधर तिरछा है, ये इधर तिरछा, तो ये वाला 102, ये वाला 102 और ये वाला 102। ये जब अगर यहाँ बनेगा तो उसका डायगोनली अपोजिट उस नीचे बनेगा, डायगोनल बनाओ ऐसे। ठीक है, तो डायगोनली नीचे बनेगा, वो होगा आपका ब्लूएंट का। यह आपने यहाँ बन गया 102 102 102, तो उसके नीचे वाला वो बनेगा ना, कहाँ बन जाएगा, बना के देख लो, ये आप सब में करो। वो कहीं हो गया तो उससे हमें मतलब नहीं, वो भी बन जाए, 78 वाला बन जाएगा, पर वो जो 78 वाला है वो ब्लंट कॉर्नर नहीं कहलाएगा, उसको कोई नाम नहीं। हाँ हाँ, ऑप्टिक एक्सिस एक वो लाइन है जो ब्लंट कॉर्नर से पास करेगी और तीनों फेसेस से सेम एंगल बनाएगी। हाँ, कहीं बन भी गया तो हमें उससे मतलब नहीं है ना, बन ही जाएगा। जब यहाँ 102 डिग्री तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 78 भी मिलेंगे, पर 78 वाले को कोई नाम नहीं दिया गया, उसका कोई रोल नहीं है। 102 वाला क्या कहलाएगा, ब्लंट कॉर्नर, और उसी ब्लंट कॉर्नर से एक लाइन पास करेगी। लाइन नहीं मतलब एक इमेजिनरी हम मानते हैं, एक लाइन पास करती है जिसकी तीनों फेसेस से एंगल सेम होते हैं। वो हम लाइट डाल के देख लेते हैं कि लाइट डाली जिस पर और उस पर कोई डेविएशन नहीं हो रहा, जो आप फिनोमेना पढ़ रहे, डबल रिफ्रैक्शन रे इधर उधर कुछ नहीं होगा, तो वो लाइन है ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, ये तुम लोग बताओ कहीं दिक्कत हो, समझ गए ना, टिपिकल है थोड़ा, तुम लोग बताओ, याद कर लेना। आपको जितने लोग जानते हैं, जल्दी जल्दी ये कोई नहीं पढ़ाता कैल्साइट, और पढ़ाएगा भी तो अंत में पढ़ाएगा। हमें क्या कि क्रम से, क्योंकि निकॉल प्रिज्म पढ़ोगे तो कैल्साइट का यूज़ करना है, तो ये भी जान जाओ तो अच्छा रहता है। बता बेटा, तुम लोग को समझ गए? ठीक है, अब एक आध बार आया है कि प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, ये फिर उसमें जैसे सिर्फ इतना लिख के आया कि कैल्साइट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, लिख दिया कैल्साइट क्रिस्टल, उसका प्रिंसिपल प्लेन बताइए और प्रिंसिपल सेक्शन बताइए। ठीक है, तो 1 नंबर का कैल्साइट क्रिस्टल हो गया तो फिगर बना दिया और बस 1-2 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, और 1 नंबर का प्रिंसिपल प्लेन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। ठीक है, और एक प्रिंसिपल सेक्शन है। तो आप देखिए, बस डेफिनेशन लिखनी है, प्रिंसिपल सेक्शन। एक होता है प्रिंसिपल, जो आपके कॉलेज का प्रिंसिपल है, वही है यहाँ पर मुख्य, और एक होता है प्रिंसिपल सिद्धांत, वो सिद्धांत वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन एक प्लेन है, कंटेन कर रहा है ऑप्टिक एक्सिस को। ए प्लेन containing the
ऑप्टिक एक्सिस, एक प्लेन है कंटिन्यू, एक नंबर की है अगर आएगा प्लेन मतलब अगर एक एक नंबर पे आ गया तो फिर आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है। कैल्साइट क्रिस्टल भी दे दिया उसने, प्रिंसिपल प्लेन भी दे दिया, प्रिंसिपल सेक्शन, तो एक नंबर का प्रिंसिपल ऐसा आ चुका है क्वेश्चन, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल सेक्शन और कैल्साइट क्रिस्टल। तो फिर कैल्साइट के ये पॉइंट 8 नहीं 2 3 4 पॉइंट ही लिखने कि ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, स्ट्रक्चर CaCO3 एक ही पॉइंट में लिख दिया क्योंकि टाइम भी बचाना है। रेम्बो हाइड्रॉन बनता है 6 पैरेललोग्राम से, ब्लंट कार्नर बता दिया, ठीक है, और ऑप्टिक एक्सिस जरा सी बता दिया। ये वाला पॉइंट फिर छोड़ दिया, क्या जरूरत है। ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस, एक प्लेन है जो ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर to a pair of opposite refracting faces, opposite refracting faces, to a pair of opposite refracting faces is called principal section, is called principal section। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन of the crystal, principal section of the crystal। Principal section of the crystal, a plane containing the optic axis, एक प्लेन है जो ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है। ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस, भाई ये जो ऑप्टिक एक्सिस पास कर रही है इसको एक प्लेन कंटेन कर रहा है। मान लो ये प्लेन मान लिया, ठीक है, ये प्लेन मान लिया जिसमें ऑप्टिक एक्सिस आपकी पास कर रही है, ये हमने मान, भाई ये रूम है, इस रूम से आपने प्लेन मान लिया, या ये प्लेन, तो अब ये मान लीजिए जैसे क्रिस्टल है, ऑप्टिक एक्सिस ऐसे पास कर रही है, तो आपने ये इमेजिन कर लिया, इमेजिनरी ये आपने मान लिया प्रिंसिपल से, यहाँ से ऑप्टिक एक्सिस पास कर रही है, मतलब ऑप्टिक एक्सिस, और ये ऊपर वाला रिफ्रैक्टिंग फेज है और नीचे वाला रिफ्रैक्टिंग अपोजिट है ना, इन दोनों पेयर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिंग फेस नीचे वाला रिफ्रैक्टिंग फेस के अपोजिट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। तो एक ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। देखिए ऐसे, बनाना नहीं है, बस देखिए, जैसे ये है आपका यहां से ये ब्लंट कार्नर है, ये ऑप्टिक एक्सिस पास, ठीक है, ये ऑप्टिक एक्सिस, तो आपने ये प्लेन मान लिया, ये है प्रिंसिपल। एक बीच में आपने ऐसे सेक्शन मान लिया जहां से ऑप्टिक एक्सिस पास कर रही, ये देखो ऑप्टिक एक्सिस पास कर इस वाले फेज के और इस वाले फेज के परपेंडिकुलर, ये रिफ्रैक्टिंग फेज है, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिंग फेज
और नीचे वाला रिफ्रैक्टिंग फेस। इसके ये परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाले और नीचे, ऐसे ही आपका इधर भी होगा। ये वाले रिफ्रैक्टिंग फेस एक ऐसे मान लो, वो हो गया प्रिंसिपल सेक्शन, एक ऐसे भी बनेगा। तो यहाँ पर 3 प्रिंसिपल सेक्शन बन सकते हैं। एक ये बनाया अगर, तो इधर भी तो बना सकते हो, ठीक है। एक आप ऐसे भी बना सकते हो। तो हर क्रिस्टल में 3 प्रिंसिपल सेक्शन बन सकते हैं, ठीक है। तो जब वो एक ऐसा प्लेन जिससे ऑप्टिक एक्सिस पास करे मतलब कंटेन करे, ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस एंड फॉर्मिंग द, तुम भाई बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, एंड फॉर्मिंग द सेम एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, परपेंडिकुलर है अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस के, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस, एक प्लेन है कंटेन कर रही है ऑप्टिक एक्सिस को, एंड परपेंडिकुलर, देख रहे हो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ऊपर वाला पेयर नीचे वाला अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस के परपेंडिकुलर है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। ये है आपका, ठीक है, याद हो जाएगा। 1 नंबर की थ्योरी, फिगर बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे क्या नाम है इनका, तुम आज बहुत बात कर रहे हो, इधर बैठ जाओ आके। कन्फ्यूजन है तो हमसे पूछो, तुम उससे पूछ के उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। वो जो समझ सकता था वो भी नहीं समझ, बताओ क्या कह रहे हो, पूछना क्या। अरे लो पूछेगा भी नहीं, है तो पैरेललोग्राम ही, वही रेम्बो हाइड्रॉन है। अब बार बार कितना तिरछा बनाए, है ना। और ये प्रिंसिपल सेक्शन किसी भी क्रिस्टल में हो सकता है, तो ये किसी के लिए भी, ये जनरल नहीं कि कैल्साइट का ही है, ये जनरल नहीं है कैल्साइट, किसी में क्यूबिकल फॉर्म बनता है तो उसके लिए भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कैल्साइट क्रिस्टल का ही नहीं है टॉपिक, ये जनरल है प्रिंसिपल सेक्शन, किसी का भी हो सकता है। जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल का भी, उसमें क्यूबिकल फॉर्म बनता है, वहाँ सीधा सीधा क्यूब है, तो उसके स्ट्रक्चर को भी नहीं पढ़ा जाता, 90 डिग्री बनाता है, उसमें कोई ऐसा फ़र्क ही नहीं है, ठीक है। जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है SiO2, तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, तो हम उसका स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ते, ना कभी पूछा जाता है। अब आ जाइए प्रिंसिपल प्लेन, ये भी अलग सबके लिए डेफिनेशन है। प्रिंसिपल प्लेन, ये था प्रिंसिपल सेक्शन, ये है प्रिंसिपल प्लेन। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। प्रिंसिपल प्लेन 1 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट, ये भी 1 मार्क्स। 2015, हाँ 15 में, 2015 में, 16-17 में तो ऑब्जेक्टिव रहा है, 2015 में ये आया है। ए प्लेन इन द क्रिस्टल, ए प्लेन इन द क्रिस्टल, एक प्लेन है क्रिस्टल में, ए प्लेन इन द क्रिस्टल ड्रॉन थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस, ड्रा किया गया है थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस के थ्रू वो ड्रा किया गया है, ड्रा थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस and defined ओरेज, डिफाइन करता है ओरेज को, डिफाइंड एज ओरेज, एज कर ले, डिफाइंड एज ओरेज, ठीक है, इज नोन एज
is known as principal plane of O rays, is known as principal plane of O rays. O rays ordinary rays, मालूम है O rays ऑर्डिनरी रेज, ठीक है, ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रेज। ऐसा देखो, एक मिनट इधर अनुराग प्रियांशु, देखो क्या होता है, जैसे जो बीएससी का मेन सिलेबस है उसका डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं, एक होता है कैल्साइट, एक होता है क्वार्ट्ज। कैल्साइट का तो पढ़ ही रहे हो, कैल्साइट का स्ट्रक्चर होता है CaCO3 और क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर होता है SiO2। तो यहाँ पे हमको अभी रोटेटरी पोलराइजेशन में थोड़ा लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस भले आ जाए, हमको हमेशा यही अभी 2-3 टर्न पर टॉपिक यही पढ़ने हैं, कैल्साइट और क्वार्ट्ज, ठीक है। ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। इस पर आप अगर लाइट इंसिडेंट करो, तो जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो कौन सी लाइट होती है? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं, इधर देखो अंशिका, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें ऐसा भी इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी, सभी पॉसिबल डायरेक्शन। ये लाइट आ रही है, इसके पास सभी पॉसिबल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं। अब ये इस टाइप की स्थिति होती है। लाइट है, लाइट क्या है? एच न्यू एनर्जी, ये है एच न्यू एनर्जी, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर। लाइट के साथ ये सिचुएशन। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुमने पढ़ा है कि लाइट क्या होता है? एच न्यू का पैकेट है, तो एच न्यू का पैकेट है, ये चल रही है एच न्यू एनर्जी, बिना एनर्जी कैसे फ्लो कर जाएगा। और ये है आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर। पोलराइजेशन पढ़ने के लिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक का मेन रोल है, तो हम इलेक्ट्रिक को ही लाइट वेक्टर मान लेते हैं। ये परमानेंट याद रखना, आज समझ लिए, ये याद रखना। तो ये लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर ये है, मैग्नेटिक वेक्टर ये। मैग्नेटिक है, हम कहाँ हटा सकते हैं? भगवान नहीं हटा सकते, अब तो ये नेचुरल चीज़ बन गई ना। तो ये लाइट में मान लिया गया कि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक, चाहे लाइट वेक्टर बोलो, तो ये सभी पॉसिबल डायरेक्शन के वैद्युत वेक्टर जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब जब ये क्रिस्टल में जाती है तो ये इन दो क्रिस्टल के लिए, सिर्फ इन दो क्रिस्टल में, तो वो क्या हो जाती है? एक ये वाले वाइब्रेशन वाली हो जाती है, और एक ये वाइब्रेशन वाली हो जाती है। एक ये वाले वाइब्रेशन वाले वेक्टर हो जाते हैं, एक ये वाइब्रेशन वाले हो जाते हैं। ये वाले वाइब्रेशन वाले को हम कहते हैं ई रेज, ये वाले वाइब्रेशन को कहते हैं ओ रेज, ठीक है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रेज, और इसे कहते हैं ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रेज दो ही बनते हैं, एक ये वाले और एक ये वाले, और इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड, जिसमें वैद्युत वेक्टर या लाइट वेक्टर एक डायरेक्शन के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड रेज। तो इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं। इसमें ऐसे, अब इसको क्या कहोगे कि ये वाले वेक्टर क्या है? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और ये वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसे बोला गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसे क्या कहा गया? ऑर्डिनरी रे। जैसे अंशिका शास्त्री है, अंशिका शर्मा है, ठीक है, और अंशिका सोनी घर पे है, ठीक है। तो और भी नहीं, दो ही तीन तो है ना। अच्छा, अंशिका नाम के हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत तेज होते हैं, दो का तो, इन तीन का तो है ही। तो ये तेज तभी हो सकते हैं, ये तेजी का कारण, इसको अंदर स्ट्रक्चरल नहीं जा सकता कि पढ़ने में तो इनका दिमाग तो लगभग सभी का तेज है ही। अब इनके घर पे भी इनको प्रॉपर माहौल दिया गया है पढ़ने का भी। इनके घर में इनको ना कोई घर का काम करना है, ना खाना बनाना है, ना कुछ करना है, ना सफाई करनी, कोई काम नहीं करना।
सिर्फ पढ़ाई करनी, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है पढ़ने में बहुत तेज है, पर उसे पूरे घर के काम करने हैं, मदर की मान लो तबीयत खराब है या कुछ भी हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि उसको खाना भी बनाना है, कॉलेज भी जाना है, सफाई वफाई सब कुछ उसी को करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हुए भी ऑर्डिनरी हो जाएगा। जैसे अनुराग है, इनके ऊपर बहुत लोड है, नहीं है, ठीक है, कई लोगों पे बहुत लोड होता रहता है। नीतीश हैं, ये बहुत ज़्यादा लोड लिए, दोस्त यारी का लोड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हुए ऑर्डिनरी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक जो पहुँच गया है, जो यहाँ तक बीएससी तक पहुँच गया, ऑब्वियसली पढ़ने में तो अच्छा ही है, बस ये कि उसके माहौल नहीं बन पा रहा है या एटमॉस्फेयर नहीं। अब देखो कई बार क्या होता है, एक दोस्त आपने बना लिया जो आपको बहुत आगे पहुँचा देगा, एक दोस्त बना लिया जो आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा, तो वो एक फ्रेंड ऐसा बन जाए। अब मान लीजिए एक आपका दोस्त, मोस्टली हर स्टूडेंट का एक अच्छा दोस्त होता है, जैसे तुमने इनको सक्षम को बना लिया, हमें समक्ष नाम याद रहता है, तो ये पढ़ने में सीरियस है, तो आपको ये हमेशा अच्छी चीज़ बताएंगे। और तुमने एक ऐसा दोस्त बना लिया जो कहे चलो पिक्चर देखो चल के, चलो मोती झील घूम आए चल के, तो वो बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे ये वाली स्थिति क्या होती है, ज़रा ये समझिए, इसको लिखवाया नहीं जाता, नहीं बहुत टिपिकल थ्योरी हो जाएगी। ये होती है ऑप्टिक एक्सिस, मोस्टली जो ये वाले वाइब्रेशन होते हैं वो ऑप्टिक एक्सिस के आसपास जाते हैं या ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जाते हैं, तो वो हो जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं वो होते हैं ऑर्डिनरी। तो जब यहाँ पर प्लेन बनेगा, समझ गए अनुराग, ये वाले हैं ई रेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज, जो इस ऑप्टिक एक्सिस मोस्टली क्रिस्टल की ऐसे ही पास करती है, इन दो की तो पास कर ही रही है, तो ये जो वाइब्रेशन है ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जाएंगे, सिंगल वाइब्रेशन है, तो वो आपके क्या होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएंगे, वो है ऑर्डिनरी। तो अब देखिए, प्लेन इन द क्रिस्टल ड्रान थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस, ड्रा किया गया ऑप्टिक एक्सिस के थ्रू, डिफाइंड एज ओ रेज, ओ रेज को डिफाइन कर रहा है, इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ओ रेज। इसी तरीके ई रेज का आप खुद लिखिए, ए प्लेन मतलब आपका प्लेन है क्रिस्टल में, और उस प्लेन में ओ रेज के, ऐसा प्लेन है और उसमें ओ रेज के वाइब्रेशन आ जा रहा है और ऑप्टिक एक्सिस भी ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ओ रेज, ठीक है। मतलब एक प्लेन आपने बनाया, अब उसी में ऑप्टिक एक्सिस भी पास कर रही है, कंटेन कर ही रहा, और ये वाइब्रेशन भी आ जा रहे हैं ये वाले उस प्लेन में। भाई अगर ऐसा प्लेन होगा तो ये वाइब्रेशन इस पे आ जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ओ रेज। अब इसी तरह खुद डेफिनेशन लिखिए दूसरी वाली, एक प्लेन है, सेम डेफिनेशन, ई रेज को कंटेन किया, सरल है, ए प्लेन, सेम बिल्कुल डेफिनेशन, ए प्लेन इन द क्रिस्टल, ए प्लेन इन द क्रिस्टल draw through the optic axis, through the ऑप्टिक एक्सिस, ड्रा हो रहा है किसके थ्रू, ऑप्टिक एक्सिस के थ्रू, ड्रा थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस, ए प्लेन इन द क्रिस्टल, ड्रा थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, एंड डिफाइंड, वही सेम डेफिनेशन, एंड डिफाइंड एज ई रेज, वो डिफाइन कर रहा है ई रेज, इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई रेज, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई रेज, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई रेज। वो इससे भाई जैसे ये क्रिस्टल है, इससे ऑप्टिक एक्सिस पास कर रही है, एक आपने प्लेन माना, ये प्लेन, ठीक है, इससे ऑप्टिक एक्सिस भी जा रही है
और ये वाले वाइब्रेशन भी, ये वाले वाइब्रेशन ऐसे है ना, ये वाले ऐसे वाइब्रेशन भी इसमें आ जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ओ रेज। अब एक प्लेन है ऐसे, इसमें ये वाले वाइब्रेशन भी आ जा रहे हैं और ऑप्टिक एक्सिस भी आ जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई। ई रेज के वाइब्रेशन ऐसे हैं, ओ रेज के वाइब्रेशन ऐसे, ठीक है। तो ई रेज वाले वाइब्रेशन भी प्लेन में आ गए और ऑप्टिक एक्सिस भी आ गई, तो वो प्रिंसिपल प्लेन है आपका ई रेज का। और जिस प्लेन में ऑप्टिक एक्सिस तो आनी है, ऐसे है, ऑप्टिक एक्सिस भी आ गई और ये वाले वाइब्रेशन भी आ गए, तो वो प्रिंसिपल प्लेन है ओ रेज का। ये आज आपको बहुत टिपिकल चीज़ बताई है, इसको अच्छी तरीके से याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए निकोल प्रिज्म है, लॉन्ग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलराइजेशन का लॉन्ग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म या इसके बाद सब सरल आ जाएगा, बस बेस क्लियर हो, फिर ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस होगी नहीं। इन दो में है, कैल्साइट में और इसमें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग की। स्ट्रक्चरल तक बताएंगे तो जिससे वो याद करके आना, फिर दोबारा बता देंगे तो आपको अच्छी तरह तैयार हो जाए। निकोल प्रिज्म किससे बना होता है, कैल्साइट क्रिस्टल से। निकोल प्रिज्म is formed by calcite crystal CaCO3. Nicol prism is formed by calcite crystal CaCO3, ठीक है, इससे बना होता है। निकोल प्रिज्म सिर्फ ये देखो, ये तुम लोग अभी सिर्फ इतना समझ लो, अभी क्लास के बाद तुम्हें हम और समझा देंगे। इसमें क्या होता है कि अनपोलराइज लाइट है, एक प्रकार की प्लेन पोलराइज, ये ई रेज देता है और ये ओ रेज देता है ना जनरल। पर निकोल प्रिज्म सिर्फ एक प्लेन पोलराइज लाइट रेज आपको देगा, दूसरी वहां पर डेविएट कर जाएगी, ठीक है। निकोल प्रिज्म Nicol prism give the only Nicol prism give the only one plane polarized refracted ray that is ई रेज। ये सिर्फ एक प्लेन पोलराइज रिफ्रैक्टेड रे देता है, और वो कौन सी है, ई रे, उसी को पास करने देता है, ठीक है। जो दूसरी रे है वो आपकी डेविएट कर जाती है, निकोल प्रिज्म में इन निकोल प्रिज्म इन निकोल प्रिज्म अदर प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे that is ओ रेज। ओ रेज जो दूसरी रे है, ओ रेज deviated from the original path
पाथ, डेविएट कर जाएगी ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, किस कारण? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अनुराग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाँ, अगर एंगल जो है, जैसे कोई सरफेस है उस पर आप रेज इंसिडेंट कर रहे हो तो वो क्या हो रही, रिफ्रैक्ट करके जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ये होता है, जरा बनाइएगा नहीं, ये मीडियम है रेयर और ये है डेंसर। आपने क्या किया, रेज इंसिडेंट करें, तो जब डेंसर से उल्टा लिख गए, डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो बेंड करेगी नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ये होता है। अब वो एंगल आप बढ़ाते चले जा रहे हो, एक यहाँ पर क्रिटिकल एंगल होता है और उस क्रिटिकल एंगल से आप आगे निकल गए, तो रेस क्या करती है, यहीं रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर गए, एक क्रिटिकल एंगल होता है उसको क्रॉस कर गए, तो रे क्या करने लगेगी, रिफ्लेक्ट करने लगेगी। जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा था वहाँ रिफ्लेक्शन होने लगेगा, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो निकोल प्रिज्म में अदर प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज ओ रेज डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, ओ रेज डेविएट कर जाएगी ओरिजिनल पाथ से, किसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो आपतन कोण है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। क्रिटिकल एंगल पर तो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन होता है, कि मान लीजिए ये क्रिटिकल एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक है, IC, इस एंगल पर 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट। अब तुम क्रिटिकल एंगल से भी आगे चले गए तो क्या होने लगा, रिफ्लेक्शन, तो उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कॉन्सेप्ट है, कहो तो लिख दें, नहीं तो हम मालूम है कि लिख दें, नहीं मालूम। ये अलग से ऊपर लिख लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मालूम है तो इसको हम शॉर्ट वे में लिख दे रहे, थ्योरी में नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग से लिखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल से। आपतन कोण की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती। क्रांतिक कोण जो जिस पर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिस पर रिफ्रैक्शन का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है कि आपकी रे आई, ये देखो, ये है सरफेस, ये है नॉर्मल। थ्योरी लिखेंगे तो बेफालतू बहुत ही। ये आपका क्रिटिकल एंगल है, इस पर रिफ्रैक्शन का एंगल 90, रिफ्रैक्शन का एंगल 90। अब आपने, ठीक है, अब आपने ये एंगल, अब आपने वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर, ठीक है,
आपकी आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या हो गया ठीक है, उतने ही एंगल पर हो जाए। रिफ्लेक्शन का लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, तो रिफ्लेक्शन होने लगेगा। जिस सरफेस से आपको रिफ्रैक्शन मिलना था उस सरफेस से आपको रिफ्लेक्शन मिलने लगेगा, उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक रफ पेज दे दो जरा, एक रफ पेज दे दो। रफ कापी है? अरे तो रफ कापी वैसे चाहिए, अच्छा दे, नाम लिखवा लें और मोबाइल नंबर लिख लें, रजिस्टर में। पहले बॉयज़ लिख देना, फिर उधर से ले आना। नेम अपना लिख देना, मोबाइल नंबर और कितनी फीस सबमिट है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है तो आपको क्या मिलने लगता है? रिफ्लेक्शन। उस सरफेस से जहाँ रिफ्रैक्शन होना चाहिए उससे रिफ्लेक्शन मिलने लगता है। नीतीश नाम लिखो, मोबाइल नंबर और कितनी फीस जमा है वो लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने लगता है, बस इसको कहते हैं टोटल। तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होती है? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो डेविएट कर जाता है। इस तरीके से निकोल प्रिज्म जो है एक पोलराइज़र भी है और एनालाइज़र भी है। ये प्लेन पोलराइज लाइट बनाता भी है और प्लेन पोलराइज लाइट चेक भी करता है। तो निकोल प्रिज्म works as a polarizer and an analyzer. पोलराइजर एंड एन एनालाइजर, पोलराइजर भी है और एनालाइजर भी है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को बनाता भी है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को डिटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो डिटेक्शन करता है इसलिए एनालाइजर, प्लेन पोलराइज लाइट बनाता है इसलिए पोलराइजर, ठीक है। ये फॉर्म करता है, फॉर्म द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट बनाता है इसलिए ये है पोलराइजर। प्लेन पोलराइज लाइट चेक करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। डिटेक्ट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसलिए हम इससे क्या कहते हैं? एनालाइजर। आपने क्या किया, ये टॉपिक घर पे जाके पढ़े, ठीक है, 2-3 बार पढ़े और फिर उसके बाद आपने लिख लिया, ठीक है। कॉपी बंद कर दिया फिर लिखा। हाँ, प्लेन पोलराइज लाइट आपने मतलब यही निकोल प्रिज्म को आपने पढ़ा 2-3 बार और फिर लिखा। लिखने के बाद देखा कि हमारी क्या गलतियां हैं, तो आप लिखने वाले भी हो और आप ही खुद चेक भी कर रहे हो। वही यहाँ पर है, ये निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज लाइट बनाता भी है तो वो क्या कहलाएगा? पोलराइजर। और प्लेन पोलराइज लाइट चेक भी करता है तो इसलिए ये क्या कहलाता है? एनालाइजर। तो पोलराइजर भी है और एनालाइजर भी है।
प्लेन पोलराइज लाइट बनाता भी है और प्लेन पोलराइज लाइट चेक भी करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है ये नोट कर लिया, अलग से रफ कर दे, इसको टॉपिक में नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रिंसिपल क्या है निकॉल प्रिज्म का, ठीक है, प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ निकॉल। निकॉल प्रिज्म का क्या प्रिंसिपल है? निकॉल प्रिज्म का जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो डबल रिफ्रैक्शन है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ निकॉल प्रिज्म इज डबल रिफ्रैक्शन। ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके आगे का हम संडे को लिखवाएंगे आपको, ठीक है, थ्योरी आगे संडे को। हाँ, अब संडे ऑन वो खुल गया है ना, लॉकडाउन, अब संडे को क्लास हम पढ़ाएंगे। क्या टाइम रखें बताओ? मैथ का सर पढ़ाएंगे? तो हम कैसे बता देंगे? कुछ बच्चे केमिस्ट्री में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। अभी बंसल सर से पूछ लेंगे। हाँ, जरा जाओ, तुम लोग एक की फुल पेड लिख दो, एक जन की जमा है, हमने एक के में चढ़ा दिया, कोई भी लिख दो, इसकी एक के, है ना। अब देखिए, तो अभी संडे का सर से टाइम पूछ के अभी दे देंगे, अगर वो रखते हैं, नहीं भी रखते तो हमारा टाइम रहेगा ही। रफ में फिगर बना लेना। क्या होता है, निकॉल प्रिज्म जो है कैल्साइट, अब सिर्फ समझना, अगर फिगर बनाना चाहना बना लेना फिर, या टर्न पे बनाना। निकॉल प्रिज्म क्या करते हैं कि क्या किया गया, कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया गया, कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया गया, और उस कैल्साइट क्रिस्टल का ये स्ट्रक्चर था, कट करके इस टाइप से स्ट्रक्चर था, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल थे वो बन रहे थे 71 और ये बन रहा था 109। ऐसा स्ट्रक्चर था, थोड़ा तिरछा टाइप का, ठीक है, थोड़ा तिरछा बनाया, अच्छा नहीं। अब लिखना नहीं है, इतने पॉइंट के अलावा लिखना नहीं है ना, कि कैल्साइट क्रिस्टल लिया गया, उसका स्ट्रक्चरल जो था वो इस टाइप का था, (71 डिग्री और 109, ये एंगल बन रहा था इस स्ट्रक्चरल का। अब उसे और थोड़ी रबिंग की गई, ये मान लो A, B, C, D, थोड़ी और रबिंग पॉलिशिंग करके थोड़ा एंगल और कम किया गया, हल्की सी कटिंग समझो, कटिंग में तो बहुत अंतर आ जाएगा, ठीक है। हल्की सी रबिंग और पॉलिशिंग करके ये एंगल बदले गए थोड़े से, तो ये 71 की जगह इसका एंगल आ गया 68 डिग्री और इसका आ गया 112। ऐसा स्ट्रक्चरल होता है कि आपने पहले ये कैल्साइट क्रिस्टल था, जब आपने निकॉल प्रिज्म बनाना था तो उसमें आपने फट किया, जितना काफ़ी फट करने के बाद ये एंगल बन गए 71 और 109। जब पॉलिशिंग वॉलिशिंग है, जब इतना एंगल बन जाता है फ्रंट फेसेस का, तो आपने थोड़ी और कटिंग की या पॉलिशिंग की, रबिंग की, तो उससे ये एंगल थोड़ा सा और कम कर दिया, तो ये बना दिया 68 डिग्री और 112। तो ये याद करना पड़ेगा कि निकॉल प्रिज्म में जो एंगल बन रहे थे फेसेस के, वो 71 एंड 109 थे।
जिनकी रबिंग और पॉलिशिंग या कटिंग करके हमने और उसे शार्प करके उनके एंगल बना दिए क्या 68 डिग्री। अब जब 68 हो जाएगा तो ऑब्वियसली उधर 120 थोड़ा और उधर फैल जाएगा और इधर थोड़ा दब जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये याद करने हैं एंगल 71 बन रहा था पॉलिशिंग और कटिंग से, उसे और दबाया 68 डिग्री और ये बन गया 112। फिर इसकी कटिंग करते हैं कि जिस कॉर्नर से ये हो गया आपका ए डैश, ये हो गया ये ए बी सी, ये सी था, अब ये सी डैश, तो इसकी ऑप्टिक एक्सिस को मिलाकर और ब्लंट कॉर्नर को मिलाकर एक ऐसी कटिंग कर देते हैं। जैसे ये, अब वो डस्टर नहीं है मेरे पास, जैसे ये है, अब ये बन गया ऐसा, अब इसको बीच से इधर से काट दिया जाए ऐसे, तो वो बीच से कट कर दिया गया है। इसकी बीच से जहां देख लिया ब्लंट कॉर्नर और इसके बीचों बीच से ऐसे कटिंग कर दी गई, कटिंग कर दी गई। जहां कटिंग की गई वहीं एक लिक्विड आता है जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, कनाडा ब्लॉसम लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कनाडा इस कटिंग पर पहले काट दिया, फिर कनाडा ब्लॉसम से जोड़ा, कनाडा ब्लॉसम लेयर से जोड़ा। ये कनाडा ब्लॉसम का एक लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब उसमें भी चिपकाने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। हाँ, वह उसी से जोड़े जाते हैं, इसी से जोड़े जाते हैं। अच्छा, तो ये कनाडा ब्लॉसम टाइप का एक लिक्विड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले काट लिया, फिर बीच में कनाडा ब्लॉसम का एक लिक्विड भर के जोड़ दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 होता है सोडियम लाइट के लिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है सोडियम लाइट के लिए। अब ये जब रेज आएगी, ऐसे रेज आई, ठीक है, जब रेज आएगी तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, एक ये वाली रे हो जाएगी और एक ये वाली रे हो जाएगी। ठीक है, तो जो ई रेज होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस साइड के लिए क्या बताया, देखो ई रेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया, 1.486 बताया है, देखो 1.486। और ओ रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658। ये देखो यही बताया कुछ, ये याद कर लीजिए कि ई रेज का, ये एक दिन पूछ रहे थे, और रेज जब क्रिस्टल में होगी तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टल का ही, पर ई रेज का क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.486, लर्न कर लो, इसका 1.658। और जो कनाडा ब्लॉसम लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.57, 1.55। ठीक है, इसमें ये कनाडा ब्लॉसम लेयर का लिक्विड लेकर जोड़ा जाता है, कनाडा ब्लॉसम लेयर का लिक्विड लेकर इसको ऐड किया जाता है। और ये जो कटिंग है, इस कटिंग का इन फेसेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये जो 68 डिग्री वाला जो साइड है और जो C' D है, इसके साथ एंगल 90, जो कटिंग करोगे ऐसी कटिंग तो उधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। इतना आपको ध्यान रखना। सभी बच्चों को अभी हम 10 मिनट में बता रहे हैं टाइम,
ठीक है। और जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू करें, 1-2 दिन में सेटिस्फाइड हो जाएं, तो फिर फॉर्म और फीस अपनी सबमिट करें। ठीक है, फॉर्म ले लें, फीस सबमिट करें। अभी तुम लोग रुक जाना, जरा हम मैथ वाले सर से टाइम पूछ लें।